रिसेंटली ही आंध्र प्रदेश के गवर्नर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया एंड दैट स्टेटमेंट सेज दैट इंडिया लैग्स बिहाइंड इन वुमेन रिप्रेजेंटेशन व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स। तो आज के सेशन में हम इसी स्टेटमेंट को डिकोड करेंगे एंड वील एनालाइज दैट हाउ द वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स इवॉल्व्ड राइट फ्रॉम 1950s टू टिल अप टू 2025। हम समझने की कोशिश करेंगे कि 1957, 1962 एंड सो ऑन टिल अप टू 2024 पार्लियामेंट लोकसभा के जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें किस तरीके से जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ा है। बट उसके बावजूद भी अगर हम कंपेयर करते हैं डेवलप कंट्रीज के साथ तो इंडिया ने अभी वुमेन रिप्रेजेंटेशन व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, व्हेन इट कम्स टू पार्लियामेंट हम 15% भी अचीव नहीं कर पाए हैं। सो इस लो रिप्रेजेंटेशन या इस अंडर रिप्रेजेंटेशन के रीजंस क्या हैं, किस तरीके से वुमेन रिप्रेजेंटेशन इवॉल्व हुआ है, इन सब पर जो है आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू वाचिंग श्रीराम साइंस यूपीएससी प्रेप एंड इस चैनल पे आपको इसी तरीके की क्वालिटी एनालिसिस अपडेट्स मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड आज का जो सेशन है उस सेशन की थीम है हाउ दी वुमेन रिप्रेजेंटेशन इवॉल्व इन इंडिया एंड हम 1950 से लेके राइट अप टू 2025 तक समझने की कोशिश करेंगे। बट इस सेशन में आगे बढ़ें, इस स्टेटमेंट को डिकोड करें उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर ऑल दी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स। अगर आपने डिसाइड कर लिया दैट यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन बट समहाउ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस तरीके से अप्रोच करनी चाहिए, you are stuck in your UPSC preparation, you are confused in your UPSC preparation, तो आप श्रीराम आईएएस के फ्री 1-to-1 मेंटोरशिप इनिशिएटिव में एनरोल हो सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स है रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन आप श्रीराम आईएएस के फ्री 1-to-1 मेंटोरशिप फॉर्म में अपने डाउट्स को फिल आउट कर सकते हैं एंड फिर क्वालिफाइड मेंटोर्स हमारे आपके सभी डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। सो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता चुका हूं कि ये स्टेटमेंट रिलीज हुआ है कल या परसों की ये न्यूज़ है द हिंदू में। आंध्र प्रदेश गवर्नर सेज इंडिया लैग्स बिहाइंड इन द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स। देखिए इसी वजह से न्यूज़पेपर की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब कहने को ये स्टैटिक टॉपिक है, इस पर बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत डिस्कशन होते रहते हैं, बट अब क्योंकि ये न्यूज़ में कैटेगोरिकली आया है एंड क्यों आया, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट के गवर्नर ने ये स्टेटमेंट दी है, तो इस वजह से ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। स्टेटमेंट में यही बताया गया है कि अगर हम पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट, वुमेन पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट की बात करें तो इंडिया की जो रैंक है वो बहुत अच्छी नहीं है। व्हेन इट कम्स टू पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट, वुमेन पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट, इंडिया की जो रैंक है वो 148 है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। ये आप अपने मेंस के आंसर में कोट कर सकते हो। जब आप इस तरीके की रैंकिंग या कुछ स्टेटमेंट कोट करते हो तो ऑटोमेटिक ही आपका जो आंसर है वो एनरिच्ड हो जाता है। क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको कंट्री वाइज डेटा ऑन वुमेन रिप्रेजेंटेशन व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, उस पर जो है मैं आपको थोड़े से कुछ डेटा समझाना चाहूंगा। एंड ये जो डेटा है आपका सितंबर 2023 के अराउंड है, तो बहुत ज्यादा पुराना डेटा नहीं है। अगर हम स्वीडन की बात करें तो आप परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन देख सकते हो 46%, साउथ अफ्रीका वी हैव 45%, ऑस्ट्रेलिया 38%, फ्रांस 38%, जर्मनी 35%, यूके 40%, यूएस 29%, इवन पाकिस्तान विच इज वेरी सरप्राइजिंग, अ बिट सरप्राइजिंग कि वहां पर भी 16% वुमेन रिप्रेजेंटेशन है। कहने को वहां पर डेमोक्रेसी है, कहने को वहां पर पार्लियामेंट है, एंड अभी भी हम 15% नहीं रीच कर पाए हैं। एंड बांग्लादेश में भी बात करें तो वहां पर भी 20% वुमेन पार्टिसिपेशन है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स। तो ये जो डेटा आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अगर हम डेवलप कंट्रीज, ग्लोबल कंट्रीज को अगर हम कंपेयर करेंगे इंडिया के साथ तो उसमें हम वुमेन रिप्रेजेंटेशन में काफी ज्यादा पीछे हैं। तो आप अपने, अगर इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ रहा है आप इस रैंकिंग से स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद अगर आप ये 2-3 कंट्रीज के एक कंपैरिजन भी शो कर देते हो इंडिया के साथ तो आपका आंसर का जो इंट्रोडक्शन वो काफी ज्यादा एनरिच्ड हो सकता है। क्लियर हो गया। अब कुछ और, क्योंकि इसमें हम फैक्ट्स की बात करेंगे तो एक डेटा है यूएन वुमेन जो कि सितंबर 2022 में रिलीज हुआ था, जहां पर इन्होंने इस डेटा में यह बताया है कि देयर वर 30 वुमेन सर्विंग एज इलेक्टेड हेड्स ऑफ स्टेट एंड और गवर्नमेंट इन 28 कंट्रीज। तो 28 कंट्रीज में सितंबर 2022 तक अकॉर्डिंग टू यूएन वुमेन हमने ये देखा कि सिर्फ 30 वुमेन हैं जो इलेक्टेड हेड्स की तरह स्टेट में या गवर्नमेंट में सर्व कर रही हैं।
तो ये नंबर बहुत कम है, ये 28 कंट्रीज की बात की जा रही है। और उसके बाद भी, और ये नंबर भी हम तब बात कर रहे हैं कि आज हम 21st सेंचुरी के थर्ड डेकेड में हैं, हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस है, हम काफ़ी ज़्यादा अवेयर्ड हैं कंपेयर टू प्रीवियस डेकेड्स, हमारे पास एक्सेस है, एजुकेशन की एक्सेस है, हमारे पास डिजिटल एक्सेस है। उसके बाद भी, इन सब प्रोग्रेस के बाद भी हम ये देखते हैं कि सितंबर 2022 तक 28 कंट्रीज में सिर्फ देयर वर 30 वुमेन सर्विंग एज इलेक्टेड हेड्स ऑफ स्टेट एंड और ऑफ गवर्नमेंट इन 28 कंट्रीज। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अब हम इंडिया पर आते हैं। पहले हम ये देखें कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इवॉल्व हुआ है। पहले आपको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि जो टर्नआउट है, जो वोटर टर्नआउट है इंडिया में, जो वोटर टर्नआउट है इंडिया में, वुमेन वोटर की मैं बात कर रहा हूं, वुमेन वोटर टर्नआउट वर्सेस वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स और इन पार्लियामेंट, इसमें आपको एक स्टार्क डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। 62 से हम चले हैं, 2019 का ये डेटा है। आप देख सकते हो कि फीमेल टर्नआउट ओवर द डेकेड्स, ओवर द ईयर्स, ये बढ़ा ही है। राइट फ्रॉम 1960 अगर हम फीमेल टर्नआउट की बात करें तो 46 वोटर टर्नआउट इन लोकसभा इलेक्शंस 1962 से 2019, ठीक है, 46.6%, 55.5%, 49.1, 54.9, 51, 59, 57, 51, 53, 58, 55, 53, 55, 65, 66 एंड इवन जो लास्ट इलेक्शन, मतलब लास्ट नहीं, जो सेकेंड लास्ट इलेक्शन था, दैट इज इन द ईयर 2019, वहां पर आप देख सकते हो कि 66, ऑलमोस्ट 67% वोटर टर्नआउट है। तो वोटर टर्नआउट का कोई इशू नहीं रहा है। फीमेल जो वोटर्स हैं वो इंडिया में राइट फ्रॉम 1960s के डेकेड से ही बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रही हैं। वोटिंग जो वोटर टर्नआउट है ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब वहीं अगर हम वुमेन कैंडिडेट्स की बात करें, अभी तो परसेंटेज वो है कि जो इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में जा रही हैं। तीन डेटा हम देखेंगे। एक डेटा हमने देखा कि किस तरीके से जो वोटर टर्नआउट है लोकसभा इलेक्शंस में वो इवॉल्व हुआ है राइट फ्रॉम 1960s टू टिल अप टू 2019, एंड नंबर आप देखोगे कि वो 60% के 60 से 50% के अराउंड, समवेयर बिटवीन 50 to 60% ही रहा है, विच इज अ मॉडरेट नंबर, विच इज अ गुड नंबर। बट अगर हम नंबर ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स इन दी लोकसभा इलेक्शंस की बात करें, वो भी आप देखोगे कि ओवर द ईयर्स बढ़े। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि कैंडिडेट्स, दैट मीन्स कि इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है, रिप्रेजेंटेशन दैट मीन्स ये इलेक्शन कंटेस्ट करके इलेक्ट होके पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं, वो एक अलग परसेंटेज है, वो एक अलग रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम बात करें राइट फ्रॉम 1957 टू 2019, आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स हैं वो भी ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स बढ़े। अगर आप 57 देखोगे, 1957 में वी हैव जस्ट 45 वुमेन कैंडिडेट्स इन दी लोकसभा इलेक्शंस, और ये हम स्पेसिफिकली लोकसभा इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। एंड आप देखोगे जब 90s का डेकेड स्टार्ट हुआ तो ये पहुंच गया 330, देन 96 के इलेक्शन में वी हैव 599 एंड 2019 के इलेक्शंस में वी हैव 716, वी हैव 716। तो आप देख रहे हो कि वोटर टर्नआउट भी बढ़ा है एंड जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं वो भी बढ़े, एंड स्पेशली जो 90s का डेकेड्स है उसमें, जब 90s का डेकेड स्टार्ट हुआ तो उसमें एक सडन जंप आया एंड 300 प्लस चला गया, और तब से वो नंबर जो है या तो बढ़ रहा है या तो स्टैग्नेंट है कहीं ना कहीं। उसका रीजन है 1990s में हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए, एजुकेशन का एक्सेस आया, फिर 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई तो एजुकेशन, हेल्थ केयर और जो सोशल इनिशिएटिव्स थे उसके थ्रू क्या हुआ कि अवेयरनेस बढ़ी। तो जितनी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी, ठीक है, जितनी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी एंड उसका रेप्लिकेशन या उसका इंपैक्ट क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये जो टर्न आउट है या जो वुमेन कैंडिडेट्स है ये अल्टीमेटली इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमने दो डेटा देखा। हमने पहला डेटा देखा कि किस तरीके से वुमेन टर्न आउट रहा है 1962 से 2019 व्हेन इट कम्स टू लोकसभा इलेक्शंस। देन वुमेन कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स किस तरीके से इवॉल्व हुआ राइट फ्रॉम 1957 टू टिल अप टू आपका 2019। अब हम परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है। वील स्टार्ट फ्रॉम 1952। अब अगर आप देखोगे कि 1952 में वी हैव 5%, वी हैव 5%, वी हैव जस्ट अ सेकेंड, वी हैव 5%। फिर 1957 में नंबर ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव 5%, 62 6%, 67 6%,
71 वी हैव 5%, 77 वी हैव 4%, 1980s के डेकेड में आ गए हैं, 1980s के डेकेड में वी हैव 5%, 84 वी हैव 8%, 89 के इलेक्शंस में वी हैव 6%, 99 अब 90s का डेकेड आ गया है 7%, 96 के इलेक्शन में वी हैव 7% ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन। ये लोकसभा की बात हो रही है, स्पेसिफिकली हम लोकसभा पर फोकस कर रहे हैं। 1998 में वी हैव 8%, 1999 में जो इलेक्शंस हुआ 9%, the first election of 21st century that was in the year 2004 the women representation was just mere 8%। 2009 पहला इलेक्शन ईयर है या पहला ऐसा इलेक्शन है जहां पर आपने देखा कि जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वो डबल डिजिट्स को क्रॉस किया एंड ये 11% तक पहुंचा है। तो 1952 से इलेक्शंस हो रहे हैं, 1952 से लेके 2009 तक, ठीक है, ऑलमोस्ट आपके 50 ईयर से ज्यादा लग गए और तब जाकर हम 10% या डबल डिजिट जो रिप्रेजेंटेशन है हमने उसको ब्रीच किया है 11%। फिर 2014 12%, 2019 अभी तक का हाईएस्ट या ऐसा इलेक्शन रहा है जहां पर हाईएस्ट वुमेन रिप्रेजेंटेशन रही है एंड दैट इज अराउंड 14%। एंड फिर जो लास्ट इलेक्शन था दैट वाज इन दी ईयर 2024, लास्ट ईयर ही, वहां पर वी हैव 74 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड 2019 के कंपेयर में हम देखेंगे तो वो नंबर कम है, वो परसेंटेज कम है। 2019 इट वाज 14% एंड इन 2024 वी हैव अराउंड 13.6%। तो अभी हमारा हाईएस्ट 14% है, हम 15% भी क्रॉस नहीं किए हैं। एंड जो मैंने आपको स्टार्ट में कंपेयर किया था, अगर आप पाकिस्तान देखोगे तो वहां पर भी 16% है, इवन बांग्लादेश देखोगे तो वहां पर भी 20% है। यूरोप की कंट्रीज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, हम अभी स्वीडन, साउथ अमेरिका में जो कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस, इनको तो छोड़ दो, इवन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश से भी जो है हम वुमेन रिप्रेजेंटेशन व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, व्हेन इट कम्स टू लोकसभा, व्हेन इट कम्स टू पार्लियामेंट, हम इन कंट्रीज से भी पीछे हैं, हम इन कंट्रीज से भी लैग कर रहे हैं। इस वजह से जो 33% वुमेन रिजर्वेशन की बात की जा रही है, उससे एक्सपेक्टेड है कि ये जो 15% भी हम नंबर रीच नहीं कर पाए हैं, ये एक्सपेक्टेड है कि शायद ये जो नंबर है ये बेटर ओवर द ईयर बेटर हो सकता है। बट वही है कि जब ये प्रोविजंस इंप्लीमेंट होंगे, उस इंप्लीमेंटेशन का क्या रिजल्ट आ रहा है उसके बाद हम स्टडी कर सकेंगे, क्योंकि आपका 2029 के राउंड जो है ये रिजर्वेशन इंप्लीमेंट होगा। तो अगर अभी हम 2024 की बात करते हैं तो वी हैव जस्ट 13.6% व्हेन इट कम्स टू वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा एंड हाईएस्ट अभी तक हम 14% है। तो ये डेटा, ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। एज इट इज मैंने जो है ऑफिशियल वेबसाइट से ही इसको इंडक्ट किया है, तो ये आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज करके नोट्स बना सकते हो। ये आपके मेंस में काफी इंपॉर्टेंट, इवन प्रीलिम्स में भी आपके अराउंड स्टेटमेंट वेज पूछ सकता है कि 20% है, 25% है, समवेयर बिटवीन 15 to 20% है। तो इस वजह से भी आपको ये नंबर याद तो नहीं लेकिन पता होना चाहिए। अब देखिए एक और डेटा है, वुमेन इन पार्लियामेंट, ये सितंबर 2022 या 2023 का आप देख सकते हो कि रेड में भी 1990 का है एंड 2023 ब्लू में। तो ये दिखा रहा है चार्ट कि किस तरीके से डिफरेंस आया है या किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ है कि 1990 में अगर 1% या 0% पे था तो कोई कंट्री 40% चली गई है, 0 पे था या 0 के ऊपर था तो 5 या 5 के राउंड चली गई। तो उसमें आप देख सकते हो, अगर इंडिया देखोगे तो इंडिया में 5 एंड ये अभी हम कहां पर रोल डाउन कर रहे हैं, वी समवेयर बिटवीन 14 to 15, अभी हम 15 भी नहीं रीच किए हैं। एंड वहीं आप दूसरी कंट्रीज देखोगे, ब्राजील देख लो, अर्जेंटीना देख लीजिए, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशियन फेडरेशन, जर्मनी, चाइना, नॉर्वे, स्वीडन, सबका आप देखोगे तो ये जो प्रोग्रेस है ये आप देखोगे कि इंडिया से कहीं बेटर है। या तो वो स्टार्ट ही बहुत अच्छे नंबर से कर रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें स्वीडन स्टार्ट ही राइट फ्रॉम 35% से कर रहा है और मोर देन 35%, ठीक है, और मोर देन 40% से कर रहा है एंड ये 45% के राउंड जा रहा है। तो इसमें भी आप देखोगे कि जो प्रोग्रेस हुई है उसमें अभी भी हम 5 से 15%, तो 5 to 15% ही जो है हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा
डेटा बता दूं स्टेट लेजिस्लेटिव का, तो स्टेट लेजिस्लेटिव में भी एज सच वुमेन रिप्रेजेंटेशन कोई बहुत अच्छे स्टेचर पर नहीं है। अगर मैं नेशनल एवरेज की बात करता हूं वुमेन रिप्रेजेंटेशन की इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो वहां पर भी हम सिर्फ 9% पर ही स्टैंड कर रहे हैं। एंड इवन ऐसा कोई स्टेट नहीं इंडिया का अभी ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पर 20% से ज्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेशन हो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। इवन जहां पर सबसे ज्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, जिस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे ज्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज छत्तीसगढ़। वहां पर भी जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है छत्तीसगढ़ की लेजिस्लेटिव असेंबली में वो भी 18% ही है। तो चाहे हम नेशनल लेवल की बात कर लें, हम लोकसभा के इलेक्शंस की बात कर लें, या फिर हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात कर लें, हम वही 5 से 15% के राउंड ही घूम रहे हैं। इवन स्टेट असेंबलीज में तो एवरेज अगर हम देखेंगे तो हम अभी 10% से भी कम पे हैं। वी आर समवेयर अराउंड 9%। तो दैट्स अ अलार्मिंग सिचुएशन। दैट इज अ परफेक्ट डेटा से आपको समझाया, आपको क्लियर हुआ कि इंडिया सही में लैग बिहाइंड कर रहा है व्हेन इट कम्स टू वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन पार्लियामेंट और इंडियन पॉलिटिक्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, मैंने आपको डेटा के थ्रू समझा दी चीजें कि वी आर स्ट्रगलिंग राइट फ्रॉम 1950s टू टिल अप टू 2025 समवेयर बिटवीन फ्रॉम 5% टू 15%। रीजंस क्या हैं? व्हाट आर द रीजंस फॉर द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स? सबसे इंपॉर्टेंट है पैट्रियार्कल माइंडसेट। इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसका बहुत इंफ्लुएंस होता है रूरल एरियाज में। उसका बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंफ्लुएंस होता है रूरल एरियाज में। एंड रूरल एरियाज में कई तरीके के सोशल नॉर्म्स हैं, कई तरीके की माइंडसेट है। पैट्रियार्कल माइंडसेट है कि व्हेन इट कम्स टू इलेक्शंस अगर वुमेन कैंडिडेट भी है तो बहुत से आप देखोगे कि स्पेशली रूरल हो अर्बन एरियाज हो, वहां पर एक माइंडसेट रहता है कि नहीं, हमें जो है मेल कैंडिडेट्स को ही वोट करना है। तो सोशल नॉर्म्स, पैट्रियार्कल माइंडसेट ये रूटेड हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा रीजन बनती है कि अंडर रिप्रेजेंटेशन बना हुआ है वुमेन का इन इंडियन पॉलिटिक्स। देन प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन भी एक बहुत ही ग्रेव कंसर्न है। आपने डेफिनेटली एक सीरीज देखी होगी पंचायत का जो फर्स्ट सीजन जो पहला सीजन आया था ड्यूरिंग द फर्स्ट लॉकडाउन ऑफ कोविड-19, वो रिवॉल्व करा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, दैट इज सरपंचपति। कि सरपंचपति कहने को जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो जीत गई, वो सरपंच हैं या वो पावर में हैं उनके नाम पर पोस्ट है, बट एक्चुअल में जो पावर होल्ड कर रहे हैं वो उनके हस्बैंड कर रहे हैं। तो प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। प्लस आपने जब भी इलेक्शंस, इवन आप यूनिवर्सिटीज के इलेक्शन देख लो, आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस देख लो, आप नेशनल लेवल के इलेक्शंस देख लो, कैंपेन्स वगैरह होते हैं, इंटेंस कैंपेन होते हैं, जहां पर जो ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट पार्टीज के, कई बार क्या होता है कि वहां पर फाइट ब्रोक आउट हो जाती है, वायलेंस होने लगता है, हैरेसमेंट होने लगता है। तो वायलेंस और हैरेसमेंट भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिस वजह से जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज्यादा कैंपेनिंग हो गया। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा पब्लिक रैलीज जो है वुमेन कैंडिडेट्स की आप नहीं देखते हो। आप देखोगे कि हाँ कोई इंपॉर्टेंट लीडर है, उनकी वाइफ उस रैली में आपको दिख जाएंगी उनके साथ, लेकिन आपने ये बहुत कम देखा होगा कि कोई वुमेन कैंडिडेट है, उनकी रैली चल रही है, वो स्पीच देने आ रही हैं और पूरा का पूरा जो क्राउड है वो बैठा हुआ है, उनकी बात सुन रहा है, उनका स्पीच सुन रहा है। इस तरीके से आपको कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वुमेन कैंडिडेट्स जो हैं वो when it comes to election rallies, when it comes to campaigning, when it comes to distributing the pamphlets, वहां पर जो है उस तरीके का रिप्रेजेंटेशन या पार्टिसिपेशन नहीं आ पाता है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। वी हैव वायलेंस, वी हैव हैरेसमेंट। तो इस वजह से भी, क्योंकि बहुत ज्यादा कैंपेन नहीं होता है, बहुत ज्यादा रैलीज नहीं होती, तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। जब लोग नहीं कनेक्ट करेंगे, इलेक्शन इज ऑल अबाउट कनेक्शन, कि आप कितना लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हो। और कनेक्ट आप तब करोगे जब आप रैलीज में इन्वॉल्व होगे, जब आप रैलीज में पार्टिसिपेट करोगे, आप घर घर जाओगे, आप रूरल एरियाज, कोर एरियाज में ग्राउंड पर जाओगे, जहां जो कि थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है वुमेन कैंडिडेट्स के लिए बिकॉज ऑफ दिस वायलेंस, बिकॉज ऑफ दिस हैरेसमेंट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन बनता है। इस वजह से जो वुमेन है वो उनका अंडर रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में। एंड एक और इंपॉर्टेंट रीजन है फाइनेंसेस। बहुत सी इंडिया में आज भी, हालांकि वुमेन एजुकेशन की बात होती है, वुमेन ओरिएंटेड स्कीम्स की बात होती है, वुमेन ओरिएंटेड स्टार्टअप्स की बात होती है, बट ग्रेव रियलिटी ये है कि आज भी majority जो फीमेल्स हैं
वो इंडिया में फाइनेंसेस के लिए डिपेंडेंट हैं, चाहे अपनी फैमिली की बात कर लें या दूसरों पर, ठीक है। तो फाइनेंसेस की जब तक डिपेंडेंसी रहती है, एंड जब हम इलेक्शंस की बात करें तो छोटे से छोटे इलेक्शंस में भी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज्यादा जो फाइनेंसेस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑलरेडी फाइनेंसेस के लिए जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं या जो फीमेल होती हैं वो डिपेंडेंट, अगर डिपेंडेंसी है तो उस तरीके से वो स्पेंड नहीं हो पाता है। तो अगर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करें, वो ज्यादा अगर अमाउंट खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, तो उनके चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अनफॉर्चुनेटली इलेक्शंस को जीतने के लिए। तो ये 3 से 4 से 5 ऐसे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि देयर आर कंटिन्यूसली अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो डेटा हो गया, रीजंस हो गए, कंपैरिजन हो गए, इस छोटे से सेशन में एक आपका प्रॉपर आंसर जो है वो प्रिपेयर हो रहा है, प्रॉपर टॉपिक जो है वो आपका प्रिपेयर हो रहा है। चाहे हम GS1 सोसाइटी से रिलेटेड बात कर लें, इवन हम गवर्नेंस से रिलेटेड बात कर लें, ये सारी चीज़ें जो हैं इस एक छोटे सेशन में आपका कवर हो गया है। एंड आई होप जो आपको ये सेशन है ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो इसे शेयर जरूर से करिएगा, इसे लाइक जरूर से करिएगा, एंड अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।